थोड़ा सा तकनीकी समस्या। आइए मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये मृदा का पतवार करना संबंधित है, मृदा का पतवार करना संबंधित है। इसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि मृदा का पतवार करना किससे संबंधित है। खरपतवार को बढ़ने से रोकना, मृदा में उर्वरता या स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा में नमी को बनाए रखने से, या उपयुक्त में से एक से अधिक। मृदा का पतवार क्या कहलाता है? जैसे हमारी मृदा में बहुत सारे घासें उगाती हैं, तो ऐसे में कुछ पौधे हमारे होते हैं जो विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारी मृदा में कुछ कभी कभी ऐसे आप देखिए सब्जी के खेतों में जाते हैं तो पन्नियां बिछाई जाती हैं एक विशिष्ट प्रकार की, और ये हमारे खरपतवार को क्या करती हैं? दबा कर रखती है। इसे हम मल्चिंग कहते हैं। और फिर कभी कभी यहाँ पर हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नमी की आवश्यकता होती, तब भी पतवार करना पड़ता है कि नमी ऐसे उड़ ना जाए, तो उसको ढांक देते हैं किसान लोग। कभी कभी उसको ढांकने के लिए घास फूस का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे नमी को सुरक्षित रखें। और कभी कभी अनावश्यक घासें उसमें ना उग पाए, इस कारण से उसमें बिछा देते हैं पौधों के इर्द गिर्द, उसके आसपास, जिससे अनावश्यक घासें उग ना पाए। तो इस कारण से इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो इस प्रश्न का जवाब देना बहुत ही आसान है कि मल्चिंग किसे कहते हैं, पतवार किसे कहते हैं, पलवार किसे कहते हैं। खरपतवारों को बढ़ने से रोकना, तो निश्चित तौर से खरपतवारों को रोकने के लिए पलवार किया जाता है खेतों में। मृदा की उर्वरा शक्ति को और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी के लिए भी किया जाता है, उसमें बिछा दी जाती कभी कभी। मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है पलवार का। तो यहां पर एक से अधिक जवाब सही होने के कारण यहां पर डी इज राइट आंसर आपका हो गया है। खेतों में मल्चिंग करना, घास फूस बिछा देना, कुछ कपड़े बिछा देना, या कुछ विशेष प्रकार की पन्नी बिछा देना जिससे खरपतवार ग्रो ना कर पाए और जो मूल पौधा है वही केवल विकास कर पाए। तो ऐसा कृषक लोग अपने खेतों में करते हैं। क्योंकि किस कारण से करते हैं? क्योंकि कभी कभी नमी को बचाने के लिए, कभी कभी अनावश्यक घास फूस के उगने से रोकने के लिए, और फिर कभी कभी मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए भी ऐसा बिछाया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा जो जवाब होगा वो डी के पक्ष में होगा। डी इज राइट आंसर यहां पर होगा। तो डी इज राइट आंसर सभी को ध्यान में रखना है। अब एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? हुगली नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो आपकी वेस्ट बंगाल की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार ने हुगली नदी के किनारे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक नहर है जिसके किनारे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है, और इसी नदी के किनारे, आपकी हुगली नदी के किनारे उन्होंने क्या किया? टी पार्क बनाया है। टी पार्क बनाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है पश्चिम बंगाल सरकार की, उसमें टी के प्रोडक्शन में वृद्धि करना। टी माने चाय के उत्पादन में वृद्धि करना, चाय के उत्पादन में वृद्धि करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। चाय के उत्पादन में वृद्धि करना इसका क्या है? उद्देश्य है। और वो हुगली नदी के किनारे एक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना चाहते पैरेलल रूप से, जहां पर चाय का अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, जैसा कि दार्जिलिंग में होता है, उसी प्रकार से यहां पर भी उत्पादन हो, और उससे संबंधित फैक्ट्रियां, प्रोसेसिंग यूनिट भी वहां पर स्थापित किए जाए, उत्पादन की तमाम सुविधाएं उपलब्ध की जाए सेंट्रलाइज तरीके से। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां पर किसका विकास करने का सोचा है? टी पार्क स्थापित किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए के पक्ष में यहां पर आपका जवाब क्या होगा? राइट होगा माय डियर।
ऐसा हम लोग देखते। अब एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग यहां पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम है? अपने हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम कौन सा है? तो हिमालय पर्वतमाला इस प्रकार से हिमालय है, इस प्रकार से हम लोग हिमालय को देखें तो यहां पर हमारा काराकोरम है, लद्दाख है, और फिर यहां पर जास्कर है, और फिर यहां पर हमारा लघु महान हिमालय, पीर पंजाल, ये सब श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार से आप देखें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी का ये सी वाला क्रम आपका सही होगा। काराकोरम इसे हम कहते हैं, ये ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और फिर हमारी जास्कर श्रेणियां हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। और लघु हिमालय में एक श्रेणी है आपकी जो जम्मू कश्मीर में है, इसको हम क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। तो इसका जो क्रम होगा वो इसका क्रम कैसा होगा? वो इसका क्रम उत्तर से दक्षिण से उत्तर बताना है आपको, तो दक्षिण से उत्तर बताने के क्रम में बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी नहीं माय डियर, बी सही हो जाएगा। तो यहां पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या है? पीर पंजाल है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर से दक्षिण ये क्रम है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। और हमें जो चोटियों का क्रम बताना था वो दक्षिण से उत्तर के क्रम में बताना था। तो हिमालयन चोटियों से भी यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है, तो ये बात सभी को अपने ध्यान में रखनी है। अब आइए एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो नूतन प्रश्न और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या हमारा कहीं न कहीं पश्चिमी विक्षोभ, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में 5 विकल्प देने की प्रथा चली है। बिहार पूरे भारत से एक कदम आगे रहता है। पूरे भारत में जब आप बात करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 विकल्प पूछे जाते हैं, तो बिहार सरकार ने कहा कि हम 5 विकल्प पूछेंगे। तो इस कारण से शीत ऋतु में तमिलनाडु के, जो तमिलनाडु का ये तट है आपका, ये आपका भारत है, और भारत के इस तमिलनाडु के तट पर जो आपके शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे आप कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसे आप कोरोमंडल तट कहते हैं, इस तट पर जो आप शीतकाल में वर्षा प्राप्त करते हैं, शीतकाल में जो वर्षा प्राप्त करते हैं वो आपके लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। जो आपका मानसून लौट रहा होता है भारत से, या उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटता हुआ दक्षिणी पश्चिम मानसून कहते हैं। इसके इतने नाम हैं। तो ये हमारा विकल्प यहां पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारी लौटती मानसून से मात्र तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, क्योंकि यह तट अंदर की तरफ ऐसे थोड़ा सा कर्व ली हुई, चापाकार है, और समुद्र के जल से यहां जल लेकर के और इस तट पर यहां पर वर्षा हो जाती है। तो लौटते हुए मानसून से मात्र तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, और शेष भारत की जब हम बात करते हैं, शेष भारत में कहीं पर वर्षा की एक बूंदे, सिंगल वन ड्रॉप भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक बूंद भी नहीं प्राप्त होती है। तो इस कारण से हमारा विकल्प यहां पर जो सही होगा उसको ध्यान में रखना है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई विधि, वनारोपण विधि, या वनोन्मूलन विधि। इसमें से बाढ़ को रोकने के लिए चराई विधि, वनरोपण विधि, वनोन्मूलन। तो अगर हम बाढ़ को रोकना चाहते हैं कि बाढ़ हमारे एरिया में कम से कम आए, तो हमें क्या करना है? वन का रोपण करना है, वनारोपण करना है। वनोन्मूलन करेंगे तो अब बाढ़ जैसी परिघटनाएं और होंगी। अत्यधिक चराई करेंगे तब भी, और फिर अगर वन ज्यादा से ज्यादा आप लगा रहे हैं तो बाढ़ जैसी आपदा है, बाढ़ की
बाढ़ जैसी आपदा से आप बच सकते हैं। बाढ़ जैसी आपदा से सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। बाढ़ जैसी आपदा से सुरक्षित रह सकते हैं अगर आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वनारोपण करते हैं। यहां बेहद आसान प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इस बेहद आसान प्रश्न का जवाब भी आप देने के लिए तैयार रहे विद्यार्थी। इसी प्रकार से आपकी ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां एक नया प्रश्न, आइए हम लोग देखते हैं। एक नया प्रश्न आपका यहां पर है जो 20वें नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग यहां पर देखें। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को हम क्या कहते हैं? ऐसे जंतु जो हमारे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे थार का रेगिस्तान, पाकिस्तान में चोलिस्तान का रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान, अटाकामा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो हमारे पाए जाते हैं जंतु, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिजर्टिकोलस कहते हैं, डिजर्टिमेलिया कहते हैं, या डेस्टर्मल्स कहते हैं, डिजर्टिमल्स कहते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जो हमारे डेजर्ट में जंतु पाए जाते हैं, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? डिजर्टिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजर्टिकोलस। तो इस प्रकार से हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हम डिजर्ट में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? डिजर्टिकोलस कहते हैं। तो ए इज राइट आंसर। ए यहां पर एक करेक्ट लेकर आपके सामने आ रहा है। अब हम एक नए प्रश्न की दिशा में आगे बढ़े। एक नया और नूतन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? बिहार राज्य में, कर्नाटक राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक राज्य ऐसे हैं यहां पर जहां पर सागौन की वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब 20वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? कारगिल लद्दाख का एक जिला है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। 2019 को जिसका निर्माण हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जिसका निर्माण हुआ। और ये लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक जिला है जिसे हम कारगिल कहते हैं। और इस कारगिल जिला जो है उस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शुरू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये लेह के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। लद्दाख का सबसे बड़ा जिला कौन है? लेह है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? कारगिल आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो ये बात सभी को ध्यान में रखनी है। ऐसा हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखते हैं। अब यहां एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आइए देखते हैं और इस पर हम लोग अपने संवाद को जारी रखते हैं। हम लोग यहां पर देख रहे हैं भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से लगी हुई है। तो पाकिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है वो 3323 किलोमीटर 23 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान से भारत की। और उस रेखा को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और जिसका निर्धारण कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र के नेताओं के द्वारा, नीति नेताओं के द्वारा किया गया था 17 अगस्त को 1947 को जिसका निर्धारण किया गया था। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। और फिर नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। और फिर बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा
96.5 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसे त्रिपुरा के साथ लगने वाली सीमा को हम जीरो लाइन भी कहते हैं। जो बांग्लादेश की सीमा किसके साथ लगती है? त्रिपुरा के साथ लगती है, उसका नाम है जीरो लाइन। और इस प्रकार से सबसे लंबी सीमा भारत की अगर किसी राष्ट्र के साथ लगती है तो वो राष्ट्र कौन सा है? बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था 1971 में हुआ था। इसके निर्माण में भारत के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस राष्ट्र के निर्माण में? बांग्लादेश के निर्माण में। यहां पर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी यहां पर एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना 1948 में जिसका निर्माण किया गया था, इस घाटी परियोजना को हम कहते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दो दामोदर निगम के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। उस समय झारखंड में ये परियोजना, झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना थी। उस समय वो झारखंड बिहार का हिस्सा था। इस कारण से ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ए यहां पर कहीं ना कहीं हमारा राइट विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। किस क्षेत्र में चीन का अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तिब्बत को, ताइवान को, मकाऊ को, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो यहां पर उपयुक्त में से एक से अधिक। वो मकाऊ को भी अपना पवित्र क्षेत्र मानता है और तिब्बत को भी। तो इस कारण से उपयुक्त में से एक से अधिक का जवाब यहां पर सही हो जाएगा। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं। जो छितरे हुए वृक्ष होते हैं, यदा कदा ऐसे बिखरे बिखरे वृक्ष होते हैं, उन घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? उन घास के मैदानों को हम सवाना कहते हैं। उन घास के मैदानों को हम सवाना कहते हैं, कृषवन कहते हैं, वर्षावन कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उन घास के मैदानों को हम सवाना कहते हैं। ये छितरे हुए, तो बिखरे हुए होते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ये हमारी समाना घास के मैदान, ये छितरे हुए होते हैं। इस कारण से यहां पर हमारा जो विकल्प है वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक संकेंद्रित है? नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, उपयुक्त में से एक से अधिक। या तो यहां पर सबसे अधिक जनजाति अगर आप देखें तो 94% जनजातियां कहां पर रहती? मिजोरम में। इसलिए बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। 7 रिएक्टर पर आने वाले जो भूकंप होते हैं वो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो इस कारण से अपना विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? सबसे पहले आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आपके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो आपके वायुमंडल में सबसे पहले पाई जाती हैं गैसें, और फिर क्या पाया जाता है? जलवाष्प, और फिर यहां तीसरे नंबर पर धूल के कण पाए जाते हैं। ये सब मिलकर के आपके वायुमंडल की रचना करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है 78%, और उसके बाद लगभग 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है, और 0.93% तक कौन पाया जाता है? आर्गन पाई जाती है, और 0.003% तक क्या पाया जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी 21% तक पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। कहीं कहीं पर 20.9%, लगभग 21% ही है।
तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखें, हमारे वायुमंडल में इसके पास आर्गन, नियान, जेनान, हेनान, क्रिप्टान, ये सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं माय डियर। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है। वायुमंडल में किस परत में हवाई जहाज उड़ाया जाता है? सबसे पहले हम जाने वायुमंडल की 5 परतें होती। सबसे निचले परत का नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर नाम है इसका। और फिर यहां पर हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, और फिर यहां पर हमारा मेसोस्फियर है, और फिर हमारा यहां पर आइनोस्फियर है, और फिर यहां पर हमारा एक्सोस्फियर है। तो यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करें, इन 5 मंडलों में हमारा समताप मंडल जो होता है, यहां पर मौसमी दशाएं अधिकतम स्थिर होती हैं, क्योंकि तापमान बढ़ने की दर यहां पर अत्यंत मंद होती है, और इस कारण से मौसम स्थिर होने की वजह से यहां वायुयान उड़ाने की उपयुक्त, हवाई जहाज उड़ाने की उपयुक्त दशा पाई जाती है। इसलिए वायुयान उड़ाने की उपयुक्त दशा वाला मंडल कौन सा है? तो समताप मंडल है। दूसरे नंबर का मंडल है, दूसरे नंबर का मंडल है, क्योंकि यहां पर जो मौसमी दशाएं होती हैं, स्ट्रेटो से स्टेबल, और लैटिन भाषा में स्टेबल को स्ट्रेटो कहते हैं, उसी से बना स्ट्रेटोस्फियर। तो इस कारण से हमारा स्ट्रेटोस्फियर जो हमारा मध्य ये समताप मंडल होता है, वो वायुयान उड़ाने की या जहाज उड़ाने की उपयुक्त दशा से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहां विकल्प सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए सबसे खतरा है फसल में वृद्धि, पादाब में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण के लिए जनसंख्या में वृद्धि हमारा कहीं ना कहीं क्या है? खतरा है। जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ प्रदूषण में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए हमारे पास एक संतुलित जनसंख्या ही होनी चाहिए। सहारा में किस प्रकार के रेगिस्तान हैं? मृदु है, ठंडा है, गर्म है। तो हमारा जो सहारा रेगिस्तान है वो कैसा है? सहारा का जो आपका रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान आपके सहारा में जो मौजूद है, यहां अफ्रीका में इस एरिया में सहारा का रेगिस्तान है, उसी से लगा हुआ साहेल का क्षेत्र है, और यहां पर हमारा सहारा का मरुस्थल है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। और यहां पर एक जनजाति रहती है जिसे हम कहते हैं तुआरेग जनजाति। तुआरेग जनजाति इस मरुस्थल में पाई जाती है, जो अपने आवाभगत के लिए, लोगों का स्वागत करने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो हमारा सहारा का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। तो यह प्रश्न आपकी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 31 नंबर का प्रश्न हम लोग यहां पर देखें। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अगस्त, सितंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से। तो यहां पर 2 अक्टूबर सन 2014 को किया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, गांधी जयंती। और फिर गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। तो इस कारण से कहने के 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने कहा था क्लीन इंडिया, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारत क्या बने? स्वच्छ बने। तो इस कारण से ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है। अब यहां पर अगला हमारा यहां पर है, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? भोपाल शहर है, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे है, यहां पर भोजताल है राजा भोज के नाम पर, कोई नदी नहीं है। तो आपका प्रयागराज गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है।
तो आप अस्वस्थ हो गए होंगे कि विकल्प बी इज राइट आंसर है आपका। तो यहां पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है माय डियर। अब एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग पढ़ते हैं, कौन हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जब हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, इसका मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका बार बार नवीनीकरण किया जा सके। तो हमारे भूतापी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, तो यहां परमाणु ऊर्जा तो नहीं है, लेकिन यहां पर दो होने से दो, भूतापी ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा हमारे कैसे है, नवीकरणीय। यहां उपयुक्त में से डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण यहां पर हमारा कौन सा सही हो गया, हमारा डी विकल्प सही हो गया। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आप सभी लोग जानते ही हैं, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें पुनः नवीन रूप में प्राप्त किया जा सके, जिन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, जिनका हम परंपरागत आधार पर हम इस्तेमाल नहीं करते थे। हम मूलतः ऊर्जा के स्रोत पेट्रोलियम से, कोयले से, ये परंपरागत रूप से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की दिशा में सभी सरकारें ध्यान दे रही हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हमारी क्लीन एनर्जी के स्रोत हैं। कैसी एनर्जी के, क्लीन। क्लीन एनर्जी के स्रोत हैं, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं ये हमारे। इस कारण से दुनिया इनकी दिशा में अब ध्यान दे रही है, और जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, जिससे हम ऊष्मीय तापन से बच पाए, हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख पाए। ये हमारे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती से निजात पाना हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है, सभी दुनिया के लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। और इस सामूहिक उत्तरदायित्व को सामूहिक प्रयास से इसका समाधान किया जा सकता है माय डियर। एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नूतन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। यहां पर हमारा कौन सा ऐसा स्थान है जो हमारी जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, हमारा यहां पर कहने के विकल्प ए है अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट, नंदा देवी पर्वत। तो अरावली पर्वत, यहां पर पश्चिमी घाट और नंदा देवी हमारी हॉट स्पॉट घोषित हैं। इस कारण से यहां एक से अधिक होने की वजह से डी इज राइट आंसर हो जाएगा, और डी के पक्ष में सभी को अपना जवाब लगाना है माय डियर। डी के पक्ष में सभी को अपना जवाब लगाना है। बीओडी जैव ऑक्सीजन की मांग उच्च मात्रा को इंगित करती है। बीओडी की मात्रा किस तरफ इंडिकेट करती है? पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा है, पानी बहुत प्रदूषित है, पानी में कम प्रदूषित है। तो यहां पर कहीं ना कहीं पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों की उपभोग ज्यादा है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं हमारा एक से ज्यादा, ये भी विकल्प सही है, ये भी सही है। इस कारण से हमारा डी इज राइट, यहां पर एक से अधिक होने की वजह से, एक से अधिक सही होने की वजह से, तो ऐसा हम लोग देखते हैं। अगर बीओडी की मांग ज्यादा है तो इसका मतलब पानी बहुत प्रदूषित है हमारा, और फिर सूक्ष्म जीव हमारे कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज्यादा कर रहे हैं, और उपभोग ज्यादा करेंगे कार्बनिक पदार्थों की तो उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होगी, उन्हें O2 की आवश्यकता ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा होगी, और फिर ऑक्सीजन की मांग कहीं न कहीं यहां पर बढ़ जाएगी। इस कारण से डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी के पक्ष में सभी को अपना जवाब लगा के रखना है। अब हम यहां पर देखें, मल द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से, रोग जनकों के द्वारा, गलफड़ों के बंद होने से। यहां पर यह भी सही है, यह भी सही है। इस कारण से डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो मछलियां हमारी तड़प तड़प कर मर जाती हैं,
और जब हमारे किसी जलीय पारतंत्र में मल कूड़ा करकट ज्यादा हो जाता है तो जो हमारी मछलियां होती, उनके फेफड़े, उनके जो गलफड़े होते, उसमें ये कचरे भर जाते हैं और जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से डी इज राइट आंसर होगा। डी के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। भारत में अपने प्रवाल भित्तियां कहां पाई जाती? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, समुद्र है ही नहीं, क्योंकि प्रवाल भित्ति हमारी समुद्र में ही पाई जाती है। हिमालयन क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप जो आपका है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। तो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं भारत में कहां पर? सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर का जो निवासी है वो खीर भवानी मेले का आयोजन करते हैं और इस प्रकार से ये मेला आपके कहां पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है, जिसमें देवी जी अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं वहां के निवासी लोग। अब यहां पर हम लोग देखें, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, यमुना नहर, पूर्वी कोसी नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे लंबी सिंचाई नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो हमारे जो बृहद ग्रह हैं, हमारे 4 लघु ग्रह हैं। जैसे इस प्रकार से जो हमारे 4 ग्रह हैं, जिसमें हमारा आ जाता है बुध, फिर आ जाता है शुक्र, फिर आ जाता है पृथ्वी, फिर आ जाता है मंगल। इन सारे ग्रहों को, इन चारों के चारों ग्रहों को हम लघु ग्रह कहते हैं, लघु ग्रह कहते हैं, या फिर इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और यहां एक स्ट्राइट पट्टिका है, जब आप सौर मंडल पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे इस प्रकार से ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों को हम बृहद ग्रह कहते हैं या वाह्य ग्रह कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बृहद ग्रह या वाह्य ग्रह कहते हैं, वाह्य ग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रह हमारे कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, और फिर हमारे यूरेनस और वरुण, नेपच्यून। तो इन सारे ग्रहों को हम बृहद ग्रह कहते हैं। तो यहां पर हमारा मंगल जो है वो कैसा ग्रह है? एक लघु ग्रह की श्रेणी में आता है। कैसा है? एक लघु ग्रह है। तो इस कारण से ऐसा बात सभी को ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने अपनी परिचर्चा के केंद्र में लेते हुए 40 प्रश्नों के साथ आपसे संवाद स्थापित किए। इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जीएस में, हम उस पर विशिष्ट व्याख्या के साथ आपके साथ संवाद स्थापित करते रहेंगे और आप सभी लोग उपस्थित होकर के कम से कम इन प्रश्नों तक अपनी रीच को मेंटेन करें, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपकी तैयारी 4 में आने वाले हैं। अगर आप इसके साथ सहज हो गए, इन प्रश्नों के मूल भाव को समझ गए, तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में टियर 4 में भी आपके जीएस के 35 प्रश्न कम से कम सही करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस कारण से चलिए फिर मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।